This is Vinay Mishra, well-known chemistry faculty, once again with the fourth part of solution, which includes the solubility of solute in the solvent, vapor pressure of volatile solute or solvent, Raoult's law, and ideal and non-ideal solution. Enjoy the session. Keep joining. Thank you so much. And the solution will form. Condition for the solubility of solute. In solvent. Now for example, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं. अगर मैं एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक या शक्कर डाल दूं और दूसरे ग्लास पानी में मैं 1 ग्लास सैंड डाल दूं और उसको 1 घंटा तक स्टेयर करूं, क्या होगा? What will happen? अरे 12th क्लास, क्या होगा? अगर मैं एक ग्लास में 1 चम्मच शक्कर डाल दूं और दूसरे ग्लास में 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच सैंड डाल दूं और उसको रात भर स्टेयर करूं, क्या होगा? शुगर डिसॉल्व हो जाएंगे. यस, शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड डिसॉल्व नहीं होगी, राइट? नहीं होगा. तो वो कौन सी कंडीशन है कि एक सैंड शुगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई लेकिन शुगर डिसॉल्व हो गई? तो उसी कंडीशन को बात करने जा रहा हूं. नंबर 1 पॉइंट राइट डाउन, आप लिखते रहे, मैं इससे शॉर्ट में आपको समझाऊंगा. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पहली हेडिंग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद लिखें आप. फर्स्ट हेडिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ इसमें हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे आप कि व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the unlike particles, that is solute and solvent, become greater than the intermolecular force of attraction, become greater than the intermolecular force of attraction between the like particles, that is solute and solvent. Sir, repeat from become greater than the intermolecular force of attraction, become greater than the intermolecular force of attraction between the like particles, that is solute, solvent. अब समझे, इसको समझने की कोशिश करें. सपोज मैंने एक बीकर में 1 मोल सॉल्वेंट ले लिया है. सॉल्वेंट समझ ले वाटर. 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर. अगर एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कुछ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, एंड दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द केस ऑफ वाटर. हमारे पास 2 ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्स. ना दूसरे बीकर में 1 मोल शुगर रखी हुई है. अगर 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल आर देयर. अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, इसका मतलब ये हुआ एक शुगर पार्टिकल का दूसरे शुगर पार्टिकल के साथ कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो अभी ये सल्यूट वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड सल्यूट, और वाटर वाला कहला रहा सॉल्वेंट. जब आपने उसको तीसरे बीकर में दोनों को मिक्स कर दिया तो एक नया फोर्स लगेगा बिटवीन द सल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. और ये जब सल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्गर होगा, then their individual force, that is solute solvent, then only a solute get dissolved in the solvent and the solution will form. इसका मतलब ये हुआ
कि सैंड वाले केस में ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसीलिए सल्यूट वहां पे सैंड जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं किया, और शुगर वाले केस में यही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इसीलिए शुगर डिसॉल्व कर गई। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? सर एक बार एक्सप्लेन करिएगा इसको। मैंने कहा जब मैंने ग्लास में शुगर ली, शुगर का मतलब हो गया 1 मोल शुगर, मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देयर। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन होगा, दैट इज या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वैन डर वाल्स फोर्स। दूसरे बीकर में मैंने 1 मोल वाटर लिया, दैट इज सॉल्वेंट, और अगर 1 मोल लिया तो मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन होगा, ये यहाँ पे वाटर के केस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब हमने उसको तीसरे बीकर में मिला दिया दोनों को, तो अब वो दोनों के पार्टिकल आपस में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जिसको हम कहेंगे सल्यूट सॉल्वेंट। अगर ये सल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा देन दैट ऑफ सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, then only a solute will get dissolved in the solvent and the solution will form. Any doubt? Any doubt? नो सर। आगे बढ़ो, No, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. Now that is called, the second point is randomness। देखिए जितने यहाँ 5 पॉइंट में बताऊंगा, इस 5 पॉइंट में पांचों पॉइंट यहाँ सॉल्बिलिटी के लिए वर्क कर सकते हैं, एक पॉइंट भी वर्क कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए रेंडमनेस को आपने 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, एंट्रोपी डेल्टा एस। तो राइट डाउन, when the randomness of the particle get increase, randomness means delta s, increase का मतलब हो गया, increase का मतलब हो गया positive value। when the randomness of the solute is increases in the solvent, then only a solute get dissolved in the solvent and the solute will form। देखिए एग्जांपल सुने, ये एक ग्लास पानी है और ये एक NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल मतलब अभी सॉलिड है, और आप जानते हैं कि सॉलिड में Na प्लस और Cl माइनस की जो रेंडमनेस होगा उसमें क्या होगा, एंट्रोपी चेंज फॉर द सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होता है 12th क्लास 12, एंट्रोपी चेंज फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, 0 होती है भाई, 0। ठीक, और जैसे ही ये NaCl वाटर में गिरा, आपने ऐड किया, वैसे इट विल गेट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, दैट इज इट विल चेंज इनटू Na plus and Cl minus ions। Now Na will able to move anywhere in this glass of water and the Cl minus is also able to move anywhere in this glass of water। इसका मतलब after dissociation the randomness increases and that's why the NaCl get dissolved in the solvent like water। Any doubt? Any doubt? Any doubt? Now next, देखिए with an exception, लिखे with an exception, third point, with an exception of solution of HCl in water, HCl in water, where the entropy change solution of HCl in a water, where the entropy delta S decreases means negative value with the evolve of large amount of heat। अगर इवॉल्व हो रही, इसका डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस विद द इवॉल्व ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब सुने मेरी बात को सुने, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। अभी आपने सेकंड पॉइंट में कहा कि जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो एक सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा और सोल्यूशन बनाएगा, लेकिन थर्ड पॉइंट में एक एक्सेप्शन आप दे रहे हो कि जब HCl वाटर में डिसॉल्व करता है तो एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करती है, डिक्रीज कर जाती है, साथ में वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी यहां पे देती है। द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली डेल्टा एस but some other factor is also acting behind the solubility of solute, and that factor is nothing but a delta S, जिसको आपने कहा था फ्री एनर्जी चेंज, राइट? दिस इज द फ्री
एनर्जी चेंज, ये 11th का टॉपिक है, गिव्स फ्री एनर्जी जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो जब डेल्टा, और उसका क्या था, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना मुंह खोलें और बोलें, ये इसको स्क्रीन को नहीं गड़बड़ करें। तो देखें डेल्टा जी के एक्सप्रेशन में आपके पास गौर से देखें तो डेल्टा एस भी आ रहा है, देखिए डेल्टा एस है यहाँ पे, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रही थी तो डेल्टा एच भी आ रहा है, और इन दोनों के सम से आपने यहाँ पे दिया था, कंडीशंस लिखी थी कि जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तब एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऐसा प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। 3 कंडीशन आपने ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन ए सॉल्यूट विल गेट डिसॉल्व विद द सॉल्वेंट देन द डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव। When the delta G value is negative, then only a solute will get dissolved in the solvent and the solution will form. This is, we have a third condition. Any doubt? सर डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो उसका क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब जब तक वो पॉजिटिव होगा नहीं डिसॉल्व करेगा, जैसे ही वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव में जाएगा तो नॉन डिसॉल्व, अगर नेगेटिव में जाएगा तो डिसॉल्व। 0 मतलब एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल उस पॉइंट पे है जहां से वो डिसॉल्व और नॉन डिसॉल्व की कंडीशन में आ जाएगा। तो बहरहाल हमें उन तीनों कंडीशन का मतलब नहीं है, हमारा यहाँ पे मतलब ये है कि whenever the delta G value is negative, then only a solute will get dissolved in the solvent and the solution will form. Otherwise the solution will not form. और 4 पॉइंट पे जब हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की कंडीशंस होती है। देखिए ये बात हम लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ी थी। आयनिक कंपाउंड को बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, और डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड को बनाने में। मैं याद बता दूं आपको व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, देन इट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। और आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने में कौन सी एनर्जी लगती है, दैट इज डेल्टा एच। अगर सॉल्वेंट वाटर जैसा है, वाटर है, तो वो हाइड्रेशन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही। और अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो मुझको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। अब सुने की फैक्टर सुने कि whenever the enthalpy of hydration is greater than that of lattice enthalpy, then only a ionic compound will get dissolved in the solvent like water. ये जो बात मैंने आपको बताई है, एस ब्लॉक में आप एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कि मूविंग डाउन द ग्रुप किस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, किसकी डिक्रीज करती है, क्यों करती है, वहां पे यही फैक्टर लग रहा था। यस सर। नाउ fifth and the last factor, the for covalent compound. For covalent compound, now आप लोग लिख रहे हैं, हेलो, यस सर, 12th class, सर लिख रहे हैं। now for the solubility of covalent compound, the factor works like dissolve like। ये भी हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ के आ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी का केस। इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर कंपाउंड विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, while the non-polar compound will dissolve in non-polar solvent. बात समझ में आ गई? Yes, sir. So these 5 factors will applied for the solubility of solute in the solvent. मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये 5 फैक्टर सॉल्युबिलिटी में वर्क कर सकते हैं, कोई एक फैक्टर वर्क कर सकता है, और एक से ज्यादा फैक्टर भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट में वर्क कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप 24 घंटे आपके लिए ओपन है।
डाउट पूछने। अगर मैं आपका सवाल उसमें देखूंगा तो जरूर आपको जवाब दूंगा, और अगर बहुत बड़ा जवाब होगा तो मैं फोन करके दूंगा जैसे मैं फ्री होऊंगा, लेकिन मैं दूंगा जरूर। तो किसी भी तरह से अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको सारे ऑप्शन अपने बता दिए, आप जरूर जुड़े। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लास 12 Yes, sir. आगे चलूं? Yes, sir. आगे चलूं? Yes, sir. चलो, ये फैक्टर जो मैंने अभी आपको दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो फैक्टर आगे बताऊंगा वहां सारे फैक्टर यूज हो रहे होंगे। अगली हेडिंग अपने पास आती वेपर प्रेशर। देखिए कौन बताएगा कि व्हाट इज वेपर प्रेशर? जया पांडे, जया पांडे इज देयर ऑन, जया पांडे इज देयर, हिमांशु, गुलशन प्रजापति, कोई है? कोई बताने के लिए तैयार है? मनीष पटेल, सौरभ, ये सौरभ बताओ व्हाट इज वेपर प्रेशर? सर जब कोई लिक्विड और उसका जो गैसियस फेज में इक्विलिब्रियम में होता है तो अरे दौरान वेरी जो गुड प्रेशर यार, होता है। अरे एक्सीलेंट सौरभ, एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू यार, वेरी गुड। बाकी और जो 41 बच्चे बैठे हुए क्लास में क्या सोच रहे हैं, सुन लो वो क्या सोच रहे हैं। सौरभ की बात मैं हटा दे रहा हूं। सौरभ सुपर यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। नाउ बाकी बच्चे सोच रहे हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ऐसा नहीं है, जरा सुने सब लोग। देखिए सौरभ ने क्या कहना चाहा, मैं उसको बताने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अक्सर, हम लोग ये करते हैं रात में घर वालों को दिखाने के लिए, क्या करते हैं कि आज पूरी रात पढ़ना है, एक गिलास खाना ना खा के सीरियल विल देख करके माहौल बनाते, लाइए मम्मी एक गिलास पानी दीजिए, जाके पढ़ाई करें, पूरी रात आज पढ़ना है। और ग्लास लेके गए, टेबल पर रखा और उसको टी कॉस्टर से ढक दिया। ढकने के बाद इंतजार करने लगे कि जब तक घर वाले सोए तो हम भी थोड़ा सा सीधा हो ले, और इस इंतजार में आपने थोड़ा सा पानी कंज्यूम भी किया, इसलिए टी कॉस्टर में और इस लेयर में आपको पास गैप भी आ गया। सुबह जब आप उठे तो आपने देखा कि सम ऑफ द वाटर देयर ऑन द टी कॉस्टर। ऐसा क्या जादू हुआ कि यहाँ पे ये पानी यहाँ ऊपर पहुंच गया? सुने, अगली कहानी सुने। रात भर में हुआ क्या? द एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। एनर्जेटिक क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे गैस में जिगजैग मोशन होता है, गैस वैसे लिक्विड में भी होता है, बट लेसर देन दैट ऑफ लिक्विड गैस। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, बिकॉज एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एनर्जेटिक हो जाएगा, ये दौड़ा दौड़ा जाएगा, इससे टकरा जाएगा। जब इससे टकराएगा तो अपनी एनर्जी ये इसको ट्रांसफर कर देगा। सिमिलरली जब ये एनर्जेटिक हो जाएगा तो ये जाके मान ले किसी और मॉलिक्यूल से टकरा जाता है, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है। जो अंदर वाले हैं उनके पास तो भागने दौड़ने के लिए जगह है, लेकिन जब एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड सरफेस पे है उस ड्रॉप से जब टकराएगा और वो जब एनर्जेटिक हो जाएगा, उसके पास दौड़ने की जगह नहीं होगी, तो क्या करेगा? वेपर में चेंज हो जाएगा। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज इवोपरेशन। जब ये लिक्विड वेपर में चेंज होगा तो टहलते वो ऊपर पहुंचेगा, और जब ऊपर पहुंचेगा तो ये टी कॉस्टर की जो सरफेस है इसकी एक्सेस ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब इसकी एक्सेस ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो अगेन ये वेपर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज कंडेंसेशन। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर ऐसा होता है रेगुलर तो 10 दिन हम अपने टेबल पे नहीं गए और ग्लास रखा रहा तो क्या सारा पानी उड़ करके यहाँ पहुंच जाएगा, नीचे जगह खाली हो जाएगी? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर हम 11th क्लास में पढ़ के आए, इक्विलिब्रियम, और वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टी बिकम कांस्टेंट, और उस प्रॉपर्टी में एक प्रेशर भी आपकी प्रॉपर्टी थी। अब सुने, अब आगे का कहानी सुने और लिखे, सब लोग लिखेंगे डेफिनेशन वेपर प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर over the surface of a volatile liquid, over the surface of a volatile liquid, एक बार रिपीट कीजिए। the pressure exerted by the vapors over the surface of volatile liquid, over the surface of a volatile liquid,
when a state of equilibrium set up, when a state of equilibrium set up between evaporation and condensation, between evaporation and condensation, then it is known as, then it is known as vapor pressure of liquid. Then it is known as vapor pressure of liquid. बात समझ में आ गई? Then it is known as vapor pressure of liquid. देखिए इसमें बहुत सारी बातें गौर करने की है. जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा तब तक इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे. दूसरी बात, लिक्विड का वोलेटाइल होना जरूरी है. हाँ सर, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से रिपीट कर दीजिए एक बार. When a state of equilibrium set up, when the state of equilibrium set up between evaporation and condensation, then it is known as vapor pressure of liquid. हो गया सर, थैंक यू. Then it is known as vapor pressure of liquid. देखिए दो बातें यहाँ जरूरी है. पहली बात, लिक्विड वोलेटाइल होना जरूरी है. व्हाट इज वोलेटाइल लिक्विड या वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? All those substance which can convert into the vapor form, that is called volatile. जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है उसको हम वोलेटाइल नहीं कहते. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, नोट करके लिखेंगे आप, नोट करके. द वेपर प्रेशर इज सरफेस फिनोमेना. क्या मतलब हुआ भैया इसका? सुनो, यही पानी जब आप बाल्टी में रखती है मम्मी किचन में और वो ढक्कन से ढक देती है, ढक्कन उठाती है तो ज्यादा पानी ढक्कन के ऊपर से गिरता है. टी कॉस्टेट में बहुत थोड़ा पानी लगता है क्योंकि गिलास की सरफेस छोटी है इसलिए कम वेपर में चेंज हुए. बाल्टी में आपको सरफेस एरिया उसकी लिक्विड की सरफेस ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा वेपर होगा. तो वेपर प्रेशर इज सरफेस फिनोमेना, मींस ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द वेपर प्रेशर. जब पानी सरफेस पे गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है, फ्लोर पे गिर जाता है, तो मम्मी आपसे कहती बेटा एक पोछा मार दो या वाइपर मार दो. वाइपर आप क्यों मारते हैं? क्योंकि गिरे हुए पानी का आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और जैसे ही वो सरफेस एरिया बढ़ता है वो 2 मिनट में पानी जो है वो सूख जाता है. गिरा हुआ पानी भी सूख जाएगा लेकिन वो टाइम ज्यादा लेगा. यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्या वेपर So pressure of the solution is directly proportional to the number of moles of the solvent present. तो इसको हम लिख सकते हैं pressure of the solution is equals to pure pressure of the solvent into mole fraction of the vapor pressure of volatile solute or solvent, volatile solute or solvent is directly proportional to their mole fraction. Is directly proportional to their mole fraction. तो एक बात बिल्कुल समझ लें कि जो राउल्ट्स लॉ है वो वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की राउल्ट्स लॉ बात नहीं करता है. नाउ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सल्यूट और सॉल्वेंट. इस चैप्टर में सल्यूट के लिए हम बी ले रहे हैं और सॉल्वेंट के लिए ए रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सए. अब देखें, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटेगा इक्वलिटी में चेंज होगा तो इट मस्ट बी सम कांस्टेंट वैल्यू. सवाल उठता है वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? मैं इसको यहां पे लेता हूं. कांस्टेंट वैल्यू जब एक्सए की वैल्यू 1 हो जाएगी तब जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी. अब सवाल ये उठता है कि एक्सए 1 कैसे हो सकता है? एक्सए का वैल्यू हो गया Na/Na प्लस एनबी. अगर आप एनबी की वैल्यू को 0 ले लें, कंसीडर करें इक्वल टू 0, इसका मतलब जब 0 लेंगे तो यहाँ पे Na और Na यहाँ कैंसिल हो जाएगा और XA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. अब सुने, अगर सॉल्वेंट में आप NB की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज प्योर सॉल्वेंट. और जब ये प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा तो ये Pa इज इक्वल टू P नॉट A हो जाएगा.
नाउ पी नॉट ए क्या है मैं भी बात करता हूं, तो पी ए इज इक्वल टू, इक्वेशन बन गई पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पीए कहलाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पी नॉट ए कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसमें बिल्कुल भी सल्यूट नहीं है। और एक्स से आप जानते हो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। दिस इज इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। आगे चलो, स्लाइड चेंज कर दो। नो सर। नाउ सिमिलरली पीबी इज इक्वल टू आगे पास हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। अब यहां बताने की जरूरत नहीं, पीछे एक्सप्रेस वही है, सिर्फ वहां पे सॉल्वेंट के लिए कहा था, यहां सल्यूट के लिए हो जाएगा। नो देखें, आप बहुत ज्यादा क्लास कोड लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखें ये 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में ये आपने पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम pressure of solution P become। now आप जानते हैं P अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है और सोल्यूशन में दो ही चीज है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसका मतलब सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट हो जाएगा। और इट में बी ऑल्सो रिटर्न एज P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। ये दिस इज वी हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ। नोट कर ले। अब देखें राउल्ट्स लॉ ग्राफ की बात करें, यहां पे एक्स ए की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं और यहां आते आते एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली यहां पे मैं एक्स बी की वैल्यू 1 ले रहा हूं और यहां आते आते एक्स बी की वैल्यू 0 हो गई। 0। ठीक, देखें राउल्ट्स लॉ कह ही रहा है आपसे कि एक्स ए ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक्स ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है एक्स ए, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। और जब आप ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा और यहां से यहां आएंगे 0 की तरफ चलेंगे तो वो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो ये लाइन आपके पास होगी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए की, या कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की लाइन होगी। सिमिलरली अगर एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसका वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट इज मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आप इधर आएंगे वैसे वैसे इसकी वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब आप इसके पास 0 पे आ जाएंगे तो ये लाइन यहाँ पे 0 पे टच कर जाएगी। दिस इज वी हैव पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू। देखें जब आप इस यहाँ पे इन दोनों एंड को यहाँ पे टच कर देंगे, दिस इज वी हैव वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सोल्यूशन, दैट इज P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि राउल्ट्स लॉ में जो आपको तीनों लाइन मिल रही हैं, सल्यूट की, सॉल्वेंट की एंड सोल्यूशन की, ये बोथ 3 लाइंस आर स्ट्रेट लाइन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो राउल्ट्स लॉ गिव्स द स्ट्रेट लाइन फॉर ऑल द प्रेशर
of solute, solvent and solution. That is the good thing for this Raoult's law. सर जी सर ये जो टोटल जो प्रेशर होगा सर सॉल्यूशन का PA प्लस BB जी सर वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्यों होगी? रिजल्टेंट है ना, इट्स अ वेक्टोरियल क्वांटिटी, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगी लाइन वही तो आप लोगे। जी तो सल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉल्वेंट का कम, तो मिलाने के बाद जो बनेगा सोल्यूशन का वो तो बीच में होगा ना, एवरेज वैल्यू। सौरभ के जी मार्क्स सर। ज्यादा आ गए, विनय मिश्रा के मार्क्स कम आ गए, क्लास का एवरेज मार्क्स जो होगा वो दोनों का सम करके हाफ करके आएगा। तो जाहिर सी बात है जो एवरेज मार्क्स होंगे सौरभ के मार्क्स से कम होंगे, विनय मिश्रा के मार्क्स के ज्यादा होंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ठीक है सर, थैंक यू। बात समझ में आ गई? तो रिजल्टेंट Yes, sir. लाइन विल ऑलवेज कंसीडर एज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो पहला टाइप तो क्या है, आइडियल सोल्यूशन। नाउ सपोज अगर हम लोग आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आइडियल सोल्यूशन क्या हो सकता है? जो राउट से फॉलो करें। जी नहीं, उसकी बात छोड़ दे राउट्स लॉ को। आइडियल स्टूडेंट कौन हो सकता है? जब हम लोग 11th क्लास में थे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहा था वो आइडियल ब्लैक बॉडी। तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या थी? जब हम लोग परफेक्ट एब्जॉर्ब। हाँ यस, जो सारी एब्जॉर्ब कर ले 100%। उसी तरह जब हम लोग आए थे थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आया था तो कार्नोट इंजन एक टर्म आया था, कार्नोट इंजन। आइडियल कार्नोट इंजन क्या होगा? जो 100% एनर्जी को वर्क में चेंज करते नहीं। और सुनिए, पढ़ा जरूर था कार्नोट इंजन और ब्लैक बॉडी, लेकिन लास्ट में जरूर कहा था वी डोंट हैव एनी आइडियल ब्लैक बॉडी, वी डोंट हैव एनी आइडियल कार्नोट इंजन। इसी तरह कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, जो सोल्यूशन उन पॉइंट्स को फॉलो करेगा वो आइडियल, और जो नहीं फॉलो करेगा वो रियल, नॉन आइडियल, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन। और सुने, जब कोई भी चीज, अगर कोई चीज, देखिए दो बातें सुने, अगर मैं पूछूं, मान लें यहाँ पे मैं दो बच्चों का नाम ले रहा हूं, आप ही में ले लो मनीष पटेल और सौरभ, मैं दोनों सामने मेरे खड़े हैं, मैंने पूछा दोनों बराबर हो? तो देखिए बराबर हो, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अब उधर से आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर यस आ गया तो कोई बात ही नहीं, खत्म, आगे बात ही नहीं करेंगे। अगर आपने कहा, अगर यस आ गया तो फिर आइडेंटिटी पे आ गए, और अगर आपने कह दिया नो, तो हर बार में दो आंसर होगा। क्या सर मैं बड़ा हूं ये छोटा है, मैं स्ट्रॉन्गर हूं ये वीकर है, यस और नो? तो अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन होगी तो हर बार दो बातें होंगी, और वो दो बातें क्या होंगी? जब नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे, जब नेक्स्ट डे हम लोग इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को पढ़ेंगे,